दोस्तों, साइंस की दुनिया में साल 1915 वो वक्त है जब सदी के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। यूनिवर्स के लेवल में ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने वाली ये थियरी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे लाजवाब थियरी थी। इसी थियरी में आइंस्टाइन ने फोर्थ डिमेंशन स्पेस टाइम की बात की और ग्रेविटी को एक फोर्थ डिमेंशन जाल यानी स्पेस टाइम फैब्रिक की तरह दिखाया। न्यूटन की ग्रेविटी की इक्वेशन के बाद आइंस्टाइन की थियरीज की वजह से दुनिया भर में साइंटिस्ट ब्रह्मांड में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को समझ पाए कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करते हैं जो वहां ग्रेविटी की प्रेजेंस को शो करता है, कैसे लाइट भी ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट होती है। लेकिन दोस्तों, फिर इसके कुछ ही सालों बाद एक स्विस एस्ट्रोनॉमर ने साल 1933 में अपने स्पेस ऑब्जर्वेशन के दौरान देखा कि गैलेक्सीज के एक क्लस्टर में ग्रेविटी को लेकर कुछ एनोमलीज हो रही है, यानी कि उस क्लस्टर में ग्रेविटी असाधारण तरीके से काम कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि वहां पर फिजिक्स आइंस्टाइन की थियरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। वहां पर किसी इनविजिबल फोर्स की प्रेजेंस महसूस हो रही थी जिसे वे लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका असर बहुत बड़े स्केल में था। इसी इनविजिबल फोर्स को पहली बार डुंकल मेटेरिया कहा गया, जिसका मतलब था डार्क मैटर। इसके कुछ सालों के आसपास डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी निकलकर सामने आया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्लस्टर में किस तरह की ग्रेविटेशनल अनोमलीज पाई गई और ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी असल में क्या है? क्या ये दोनों सेम है या इसमें कुछ डिफरेंस है? और ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने का पता चला? और आज के वक्त में क्या साइंटिस्ट डार्क मैटर का पता लगा पाए हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी से लगने वाले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमारे यूनिवर्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में हर सेकंड हर वक्त कुछ ना कुछ घट रहा होता है, जैसे कि इतने बड़े सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो हमारे सोलर सिस्टम को भी कवर कर ले। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे ही इतनी बड़ी है कि इसको पार करने में ही 1 लाख लाइट ईयर लग जाता है। और ऐसे ही नेबुला गैलेक्सी क्लस्टर, जिनमें बड़े से बड़े क्लस्टर्स में हमारी मिल्की वे जैसी 2000 गैलेक्सीज तक हो सकती है। और अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट अपने डेटा के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अभी तक 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज होने का दावा करते हैं, जिनमें प्लैनेट्स और स्टार तो अनगिनत हैं। लेकिन ये सब मिलाकर जितना भी मैटर हम यूनिवर्स में देखते हैं वो सिर्फ 5% ही है। यानी जितना भी ये विजिबल मैटर दिख रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, उससे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही बना है। तो बाकी के 95% हिस्से का क्या? दोस्तों, ये बाकी का 95% हिस्सा वही है जिसे साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं, और इसमें 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर शामिल है। जब आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई तो उसके बाद सभी को यही लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी रुका हुआ है, और सभी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अपनी अपनी जगहों में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर साल 1912 में एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लिफर ने पहली बार यूनिवर्स के तेज एक्सपेंशन को ऑब्जर्व किया। दरअसल स्लिफर ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए गैलेक्सीज में हो रही रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व किया था। रेड शिफ्ट के जरिए गैलेक्सीज की डिस्टेंस और पोजीशन को मेजर किया जाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट गैलेक्सी से निकलने वाली लाइट स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं क्योंकि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में दूर जा रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ भी स्ट्रेच होती है, और ऐसे ही रेड कलर की वेवलेंथ में खिंचाव से पता चलता है कि गैलेक्सीज हमसे कितना दूर जा चुकी है। स्लाइफर की इस ऑब्जर्वेशन के बाद तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर अलग अलग साइंटिस्टों ने रिसर्च की। जैसे 1922 में रशियन मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने पेपर पब्लिश किया जो कि आइंस्टाइन्स की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड था, और इसमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताया गया था। लेकिन दोस्तों, ये अजीब है क्योंकि आइंस्टाइन ने तो यूनिवर्स को स्टैटिक कहा था और उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स रुका हुआ है। लेकिन फिर 1927 में बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमैत्र ने भी आइंस्टाइन की थियरी के जरिए यूनिवर्स के लगातार फैलने को प्रूव करके दिखाया था। दोस्तों, इन सभी बातों से ये तो प्रूव हो रहा था कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मतलब है कि स्पेस टाइम फैब्रिक का भी एक्सपेंशन होना। लेकिन इसकी एक्सेलरेटिंग स्पीड कितनी है और इसका पता कैसे चला? तो इसके लिए साल 1998 में साइंटिस्टों की टीम ने 10 तरह के टाइप 1A सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया।
ये ऐसे सुपरनोवा होते हैं जिसमें दो स्टार्स आपस में टकराकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इन सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि ये सुपरनोवा उतनी ब्राइट नहीं है जितना इन्हें होना चाहिए था, बल्कि उनकी रोशनी काफी डिम थी, जिसका मतलब ये था कि अपनी साइज और ब्राइटनेस के हिसाब से इन्हें जितना दूर होना चाहिए था, ये उससे बहुत दूर जा चुके थे और ये साफ साफ यूनिवर्स के तेज एक्सपेंशन को दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स की जरूरत से ज्यादा तेज एक्सपेंशन के पीछे का कारण साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि किसी तरह की एनर्जी की वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, जिसे वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी को डार्क एनर्जी कहा गया। डार्क एनर्जी को ही यूनिवर्स के तेज एक्सपेंशन का रीजन माना गया। दोस्तों, साइंटिस्टों के लिए डार्क एनर्जी का किसी भी तरह से पता लगा पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये लाइट के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करती और ना ही किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। डार्क एनर्जी की प्रेजेंस और इसका इफेक्ट लार्ज स्केल में सिर्फ ग्रेविटी के साथ ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अगर डार्क मैटर की बात की जाए तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने साल 1933 में डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। दरअसल ज़्विकी साल 1933 में कॉमा क्लस्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब गैलेक्सीज क्लस्टर में रोटेशन कर रही थी, तब क्लस्टर के किनारे पर मौजूद गैलेक्सीज रोटेशन करते वक्त सेंटर वाली गैलेक्सीज जितना टाइम ले रही थी, जिसका मतलब ये था कि किनारे पर मौजूद गैलेक्सीज सेंटर वाली गैलेक्सीज के मुकाबले बहुत ही तेज स्पीड से रोटेशन कर रही थी। लेकिन इतनी स्पीड से रोटेशन करने पर तो गैलेक्सीज को क्लस्टर छोड़कर बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। गैलेक्सीज क्लस्टर में ही बंधी हुई थी, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें पकड़ कर रखा हो। ज़्विकी ने पूरे क्लस्टर के मैग्नेटिक फील्ड को और उसके मास को कैलकुलेट किया, तो उन्होंने देखा कि क्लस्टर में इतना मास मौजूद ही नहीं है कि वो गैलेक्सीज को इस तरह से होल्ड कर सके, यानी वहां पर कोई एक्स्ट्रा मास मौजूद है जिसे ज़्विकी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसी इनविजिबल फोर्स ने गैलेक्सीज को पकड़ के रखा था। तब पहली बार ज़्विकी ने इसे डार्क मैटर कहा। अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बाद ज़्विकी ने इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया, लेकिन उनकी इस रिसर्च को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी उस वक्त आइंस्टाइन की थियरीज को सबसे सटीक मानती थी और ये डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट उनकी थियरीज पर सवाल उठा रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर इसके कुछ सालों बाद एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रिसर्च के दौरान सेम यही चीज होती देखती है। वो देखती है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किनारे पर मौजूद स्टार्स और सोलर सिस्टम बहुत ही तेज स्पीड से गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो सभी स्टार्स गैलेक्सी में स्टेबल है और एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन भी इस इनविजिबल फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। यही चीज साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए भी महसूस करते हैं। दरअसल जब भी एस्ट्रोनॉमर्स दूर गैलेक्सीज क्लस्टर को ऑब्जर्व करते, तब उनके हेवी मास की वजह से लाइट कुछ हद तक बेंड हो जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। लेकिन साइंटिस्टों को क्लस्टर से आने वाली लाइट क्लस्टर के मास से भी ज्यादा बेंड होती दिखाई देती है, जो वहां पर किसी एक्स्ट्रा मास को शो करता है। बस वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और पता नहीं चलता कि एक्चुअल में वो एक्स्ट्रा मास कहां से जनरेट हो रहा है। दोस्तों, इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि मानो या ना मानो, यूनिवर्स में कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन और यूनिवर्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी मात्रा कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 95% है, जिसमें 70% डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स के फैलने का कारण है, और 25% डार्क मैटर है जो स्टार्स गैलेक्सीज को पकड़कर यूनिवर्स को स्टेबल रखता है। साइंटिस्ट डार्क मैटर को WIMP पार्टिकल्स यानी वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स भी मानते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट जमीन के नीचे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इन पार्टिकल्स को खोजा नहीं जा सका है। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इन रहस्यमयी पार्टिकल्स का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, इसीलिए उन्हें यह लगता है कि ये किसी तरह का फ्लूइड या एनर्जी फील्ड है जो स्पेस को भरता है, और साथ ही ये पूरी यूनिवर्स के नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग है। लेकिन इन सब से परे कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि डार्क एनर्जी कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे ऑब्जर्व करके या मेजर करके प्रूव किया जा सके, बल्कि हो सकता है कि आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ खामियां हो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सही नहीं बहती। इसीलिए इन थियरीज में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और अगर ऐसा होना पॉसिबल हुआ तो यूनिवर्स को समझने के लिए डार्क एनर्जी या डार्क मैटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो हमें यही मानना होगा कि ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमयी है जो हमारी समझ से परे है। आपको क्या लगता है?
डार्क मैटर या डार्क एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।